वेलकम गोल अचीवर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर में लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम यूं देखें कि चैप्टर का नाम ही है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसकी तुलना अगर हम अपने शरीर से करें तो भारतीय इकोनॉमी को चलाने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो है ट्रांसपोर्टेशन। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए हमारे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वेन और आर्टरीज का काम करती है पूरे सिस्टम, पूरे इकोनॉमी को चलाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना ना तो हम आवागमन कर सकते हैं कहीं एक जगह से दूसरे जगह, ना तो किसी पर्सन को भेज सकते हैं, ना हम किसी गुड्स को या सर्विस को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो जो रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इकोनॉमी को चलाने के लिए, और इसीलिए इसको लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। अब हम लोग बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। कौन कौन से जो माध्यम हैं जिसके द्वारा जो है हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लैंड है जो कि धरातल पे है, वाटर है जो जल में है, और एयर है जो कि वायुमंडल में है। तो तीन तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, हम तीनों की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग देखते हैं लैंड के बारे में। लैंड पर हम लोग तीन तरह के ट्रांसपोर्टेशन मीन्स को देखते हैं वर्तमान में, जो कि पहले है रोडवेज, जो कि भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं कहीं पर बहुत ही रग्ड टेरेन है, वहां पे रेलवे और दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना सक्षम नहीं है ताकि वहां तक माल और सर्विस को पहुंचाया जा सके। दूसरा है रेलवेज और तीसरा है पाइपलाइन। इसी प्रकार से इनलैंड वाटरवेज है और ओवरसीज वाटरवेज है, या यूं कहें कि इनलैंड वाटरवेज या देश के अंदर के जो जलीय सीमा में जो नेविगेबल क्षेत्र है उसको इनलैंड वाटरवेज बोलेंगे। और बाउंड्री से बाहर अगर इंटरनेशनल बाउंड्री में देखें तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री का जो है वाटर मार्ग जो है वो सब के सब ओवरसीज वाटर मार्ग कहलाएगा, या इंटरनेशनल वाटर मार्ग या वाटर बॉडीज में जो कुछ मार्ग है वो सब ओवरसीज वाटरवेज है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एयर ट्रांसपोर्टेशन में। एयर ट्रांसपोर्टेशन में है डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन। तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से देश के अंदर जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सब कुछ नेशनल या यूं कहें कि डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। और इसी तरह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक सर्विस जो कुछ भी मिलता है हमें एयरवेज के माध्यम से, चाहे वो एरोप्लेन का माध्यम हो और या कोई दूसरे मीन्स ऑफ कोई दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, वो सब के सब हमारा इंटरनेशनल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयर ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी क्या खास खास विशेषताएं हैं, या यूं कहें कि फीचर्स ऑफ रोडवेज क्या क्या है। इस विशेषताओं की वजह से भारत में रोडवेज की महत्ता जो है अत्यधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोडवेज को बनाने में लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। रोड को बनाना बहुत ही चीप है और ये कहीं भी बनाया जा सकता है। उसके बाद कैन बी मेड इन माउंटेन एरियाज, जहां पर की स्लोप ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है, फिर भी वहां पर एटलीस्ट रोड तो बनाया जा सकता है और वहां तक एक्सेसिबिलिटी केवल रोड के माध्यम से संभव है। उसके बाद रोड जो है प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज। तो रोड जो है हमेशा डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप देखेंगे तो ये आपके घर तक जो है गुड्स और सर्विस को पहुंचाने में सक्षम है। उसके बाद देखते हैं फीडर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि रेलवे तक पहुंचने में या रेलवे के एंड पॉइंट तक, डोर तक
वो सर्विस देने के लिए ये फीडर का काम करती है रोडवेज, क्योंकि हर जगह हम रेलवे को किसी के दरवाजे तक नहीं ला सकते, लेकिन रोडवेज जो है एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि इसको आराम से जो है किसी के डोर स्टेप तक ला सकते हैं, या यूं कहें कि स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक जो रोडवेज की जो वैल्यू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इजी टू मेंटेन है, उसके बाद इसका मेंटेनेंस बहुत कम है और बहुत इजी है, कहीं भी इसकी मेंटेनेंस की जा सकती है। इकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कहीं ट्रेवल करना है या गुड्स और सर्विस को सेंड करना है या किसी पर्सन को सेंड करना है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक दृष्टि से शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ये बेनिफिशियल है रोड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद देखते हैं लो लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट। अगर हमें लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट को देखें इन कंपेरिजन टू अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये बहुत ही कम है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फीचर्स ऑफ रेलवे। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि अगर इसकी तुलना पूछा जाए कि रोडवेज और रेलवेज की तुलना जो है कैसी है, तो इसी दोनों पॉइंट को आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। यूज्ड इन मल्टीफेरस एक्टिविटीज, रेलवे का जो है मल्टीफेरस एक्टिविटीज है और एक बल्कि लेवल पर जो है गुड्स और सर्विस को ये ढो सकता है या ढुलाई के काम में आ सकता है, चाहे वो मिलिट्री के एरिया में हो या एग्रीकल्चर का जो है प्रोडक्ट हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, ये सारा कुछ जो है उठाने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम निश्चित रूप से रेलवे जो है बहुत ही सक्षम ढंग से कर सकती है। उसके बाद एक्सप्लोरेट डेवलपमेंट, रेलवे जो है डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद देखते हैं कैरी हैवी एंड बल्की फ्रेट, और ये जो है बहुत यूं कहें कि बहुत ही अधिक वेट वाला या फ्रेट वाला जो है ये ट्रांसपोर्टेशन है, और ये हैवी और बल्की गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकती है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फोर्स है, रेलवे भारत में अगर हम देखें तो भारत को जोड़ने का काम करती है। अगर हम उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम रेल मार्ग को देखें तो ओवरनाइट आप जो है जम्मू कश्मीर से जो है कन्याकुमारी और ऐसे ही गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक शिफ्ट हो जाते हैं रातों रात। तो इस प्रकार जो है एक पर्सन का दूसरे एरिया में जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना जो है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। उसके बाद देखते हैं एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए रेल की सर्विस जो है आज भी बहुत ही सस्ती है अगर हम तुलना करें दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो पर यूनिट जो कॉस्ट है ये रेलवे में कम आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं एक नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत ही हम लोग रखते हैं, और इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं जो कि पाइपलाइन का है। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर, गैस एंड मिनरल्स इन फॉर्म ऑफ स्लरी फॉर्म। अगर हम सेमी सॉलिड के रूप में अगर हम चीजों को देखें तो इन चीजों को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से पाइपलाइंस के माध्यम से। तो क्या क्या है, इसकी क्या खास बात है? तो पहले हाई लेइंग कॉस्ट, लो रनिंग कॉस्ट। अगर यूं कहें कि इस पाइप को बिछाने का काम बहुत महंगे में होता है, अगर यूं कहें कि इसको बिछाना या इसको एक बार लगाना ये बहुत महंगा होता है, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट डिलेज, तो डेफिनेटली इसमें कोई ट्रांसशिपमेंट डिले की कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सिंपल सी ऐसी बात हो गई कि आपने नल खोला और आराम से अपने यूज की चीजों को निकाला और फिर नल को बंद कर दिया, मतलब जब चाहिए आपने उसको इस्तेमाल कर लिया और यूज कर लिया। तो रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट डिले। लीकेज कैन बी डिटेक्टेड, डेफिनेटली इट इज वेरी इजी टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द पैकेज पाइप्स एंड कैन बी, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फीचर ऑफ वाटरवेज के बारे में। प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिंस टाइम इमोरल, चीफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डेफिनेटली कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स। आज भी जो है ये सबसे सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है,
वाटरवे, चाहे वो इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, क्योंकि अगर धार के सहारे अगर हम जा रहे हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से फ्यूल की जो कॉस्ट है पर यूनिट वो बहुत ही कम होगी। तो कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स, फ्यूल इफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल। तो आज भी वाटरवेज जो है प्राचीन काल से ही वाटरवेज सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फीचर्स ऑफ एयरवेज। फास्टेस्ट, कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बेस्ट suited फॉर डिफिकल्ट टेरेन। अगर हमें हिमालयी क्षेत्र में जाना है या कहीं और ऐसे क्षेत्रों में जाना है जहां पे रोडवेज, वाटरवेज या और दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं जा सकता, तो एयरवेज जो है बहुत ही सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहां तक पहुंचने का विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड। ओके, प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सर्विसेज। एयरवेज जो है दोनों डोमेस्टिक में भी और इंटरनेशनल में, जैसे कि अगर हम डोमेस्टिक में देखें तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, पवन हंस वगैरह है, बहुत ही नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही इजीली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इनका। और इंटरनेशनल में तो हमें पता ही है कि कंट्री टू कंट्री हमें ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। उसके बाद नेशनलाइज इन 1953। तो अगर देखें तो एयरवेज जो है एयरलाइंस के रूप में आज भी फिर से जो है वही जो है इंडियन एयरलाइंस जो है फिर उसी टाटा ग्रुप के पास चला गया, तो ये नेशनलाइज हुआ था। और ये चीजें इन चीजों से क्या हुआ कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन में एक रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति सी आ गई। ऑपरेट प्राइवेट शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड सर्विसेज। तो आप देखेंगे कि इंडियन एयरलाइंस भी है और इंडिगो है, स्पाइस जेट है, तो अगर प्राइवेट कंपनी भी है और पब्लिक कंपनी भी है, बहुत सारी पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट की कंपनी कहिए या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की दोनों तरह की कंपनी जो है एयरवेज में हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। यूज फॉर ऑफशोर ड्रिलिंग ऑपरेशंस। अगर हमें देखें समुद्र के बीचों बीच कोई अगर खनन का कार्य करना है, तो ऐसे स्थिति में जो है हमारा जो एयरवेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑफशोर ड्रिलिंग और ऑफशोर ड्रिलिंग के साथ साथ वहां पर जो है हमें माइनिंग में जो है हेल्प करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स के बारे में। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड का क्या है, तो अगर हम लोग देखें तो जो है भारत में जो है मुख्य रूप से रोड को जो है 6 तरह के तरीके से बांटा गया है। तो क्या क्या है, तो पहले है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आपने देखा होगा कि भारत के मैप के साथ जो है कई तरह के रोड्स हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अगर दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को फिर चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, और इस तरह से जोड़ा गया है। दिल्ली को फिर से कोलकाता से, और इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और ये एनएच का ही पार्ट है, नेशनल हाईवे का ही पार्ट है, और इसके मेंटेनेंस और रखरखाव का पूरा काम जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। नेशनल हाईवे भी जो है राष्ट्रीय स्तर के रोडवेज हैं, और इसमें कहीं कहीं पे 6 लेन, 4 लेन, 2 लेन, ये सारे रोड जो है अब बन गए हैं। वो आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इससे जाया जा सकता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वैसे ही नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी हम लोग देखते हैं। तो रोडवेज में हम लोग नेशनल हाईवे में हम लोग नेशनल हाईवे के साथ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है इसका पार्ट है, और जिसका मेंटेनेंस और रखरखाव का सारा काम जो है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी जो है डिपार्टमेंट करती है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो कि स्टेट हाईवेज के मेंटेनेंस का काम देखती है। डिस्ट्रिक्ट रोड है जो कि जिला परिषद के द्वारा मेंटेनेंस और रखरखाव किया जाता है। खास बात क्या है, आप जब कोई माइलस्टोन देखते हैं, आप जब रोड पे चल रहे होते हैं तो माइलस्टोन देखते हैं, उस माइलस्टोन में जो पीली ऊपर जो है पीला कलर होता है और कहीं कहीं हरी कलर से ऊपर कलर किया हुआ है। ठीक है, तो इस माइलस्टोन का डिफरेंट मतलब है। एक स्टेट हाईवे है जिसका मेंटेनेंस जो है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा होता है, और एक जो है एक स्टेट हाईवे ही है जिसके रखरखाव स्टेट डिपार्टमेंट या स्टेट के द्वारा, राज्य द्वारा किया जाता है, जिसकी माइलस्टोन का कलर
ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो ये इसका रखरखाव जो है जिला परिषद के द्वारा होता है। उसके बाद रूरल रोड्स है, ग्राम पंचायत जो है इसके मेंटेनेंस और रखरखाव का काम करती है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बॉर्डर रोड्स। जो बॉर्डर रोड्स अगर यूं कहें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर या भारत चाइना सीमा पर या नेपाल या और जितने भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जहां पर की रोड को बनाने का काम जो है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, कई तरह के मशीन्स और कई तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है पहाड़ी और रग्ड टेरेन में रोड बनाने के लिए, तो ये प्राइवेट कंपनी को दिया नहीं जा सकता। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है रोड स्ट्रैटेजिक रोड या बॉर्डर एरिया में रोड बनाने का काम देखती है। उसके बाद हम लोग आते हैं वाटरवेज के बारे में। तो भारत में जो वाटरवेज है उसको नेशनलाइज किया गया है, या यूं कहें कि उसको भी NH जिस तरह से नेशनल हाईवे है उसी तरह से नेशनल वाटरवेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 बनाया गया है। वैसे भारत में नेविगेबल जो रिवर्स है वो बहुत ही कम है, फिर भी जो कुछ भी है तो उसको जो है जहां कहीं भी ये नेविगेबल है वहां पर इसको नेशनल वाटरवेज के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और भी कई तरह के जो है नेशनल वाटरवेज जो है बनाने का काम जोरों से हो रहा है। तो पहला हम लोग देखते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो कि 1620 किलोमीटर जो है लंबा है, और ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद जो है यहाँ है, और उसके बाद ये पूरी तरह से गंगा रिवर पर जो है होते हुए हल्दिया तक जाती है, और इसको हम लोग कहते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 1। उसके बाद नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है जो कि 891 किलोमीटर है, जो कि सदिया से धुबरी या यूं कहें कि ब्रह्मपुत्र रिवर में आसाम के क्षेत्र में जो है जहां भी नेविगेबल नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, वहां पर ये है नेशनल वाटरवेज नंबर 2। नेशनल वाटरवेज नंबर 3 है 205 किलोमीटर का, कोट्टाबुरम से लेकर कोमान तक ये जो है, और यूं कहें कि ये जो है पेरियार रिवर के आसपास केरल में स्थित है, और ये वाटरवेज नंबर 3 है। नेशनल वाटरवेज नंबर 4 जो है 1078 किलोमीटर 1078 किलोमीटर लंबा है, और ये गोदावरी कृष्णा के कैनाल में बनाया गया है मुख्य रूप से ये नेशनल वाटरवेज नंबर 4। उसके बाद नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है जो 588 किलोमीटर है, महानदी और ब्रह्मणी रिवर्स पर है, और ये मुख्य रूप से उड़ीसा का पार्ट है। नेशनल वाटरवेज नंबर 5 जो 588 किलोमीटर लंबा है। अब हम लोग आते हैं मेजर पोर्ट्स के बारे में। तो भारत में जो कोई भी पोर्ट्स है, अगर ट्रांसपोर्टेशन के वाटरवेज के ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को देखें तो भारत में जो कोस्ट है वो लगभग 7516 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगर उत्तर से देखें दक्षिण तक और पूरब से देखें पश्चिम तक, तो वहां पर जो है कई तरह के जो है पोर्ट हम लोग देखते हैं। तो कांडला है, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जब महाराष्ट्र में, मर्मगोवा है गोवा में, फिर न्यू मैंगलोर है कर्नाटक में, कोच्चि है केरल में। फिर अगर हम ईस्ट कोस्ट पर आ जाएं तो तूतीकोरिन हम लोग देखते हैं, फिर चेन्नई देखते हैं, विशाखापट्टनम देखते हैं, पारादीप उड़ीसा में देखते हैं, कोलकाता और हल्दिया को देखते हैं। तो इस प्रकार की उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है भारत में कई सारे पोर्ट्स हैं, और ठीक जो है पूर्वी सीमा पर भी समुद्र के तट के साथ उत्तर से दक्षिण तक कई सारे पोर्ट हैं। ये मुख्य पोर्ट हैं, ये जो है वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हैं और ये ईस्टर्न कोस्ट के पोर्ट हैं। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन क्या है? तो सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ मैसेजेस है बेसिकली। तो ये दो तरह का है, कम्युनिकेशन दो तरह का है। एक है पर्सनल कम्युनिकेशन, या यूं कहें कि इंडिविजुअल्स जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं, चाहे वो किसी भी मीन्स के थ्रू, वो सब कुछ पर्सनल है। हो सकता है कि इनलैंड लेटर हो, या कुरियर सर्विसेज हो, या फोन सर्विसेज हो, ये सब के सब जो है पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट है।
मास कम्युनिकेशन क्या है, इसमें प्रिंट मीडिया भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है। तो प्रिंट मीडिया के द्वारा जो है न्यूज़पेपर हो सकता है, जर्नल हो सकता है, इसके माध्यम से हम एक मास को संबोधित कर सकते हैं, एक साथ हम कई लोगों तक अपनी मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो इसको हम मास कम्युनिकेशन के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया पर्सनल और मास कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रेड। ट्रेड क्या है, सेलिंग और परचेसिंग ऑफ थिंग है। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो चीजों को बेचना और खरीदना जो है यही हमारा ट्रेड है। तो मुख्य रूप से ट्रेड जो है दो तरह का है, एक है लोकल या यूं कहें कि डोमेस्टिक ट्रेड है। तो कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी हम लोग खरीदने और बेचने का काम करते हैं ये सब के सब लोकल ट्रेड का पार्ट है। और इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड है, जब कंट्री के बाहर या बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री जब हम कुछ बेचते या खरीदते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पार्ट है। अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में देखें तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम चीजों को ज्यादा बेचेंगे तो हमें बाहर के करेंसी या यूं कहें कि ऐसे करेंसी जिसकी डिमांड दुनिया में बहुत ज्यादा है वो हमें ज्यादा मिलेगा। और जब हम चीजों को खरीदेंगे ज्यादा तो वो हमें पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें, जब हमारे जेब में पैसा ही नहीं होगा तो हम चीजों को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। तो जिन देशों को हम सामान ज्यादा बेचते हैं वहां से हमारे पास पैसा ज्यादा आता है या करेंसी ज्यादा आता है। तो यूं कहें कि जिन देशों को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसके साथ हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव है। जिन देशों के साथ हमारा जो है इंपोर्ट ज्यादा है उसके साथ हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है। तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव हो गया और यूएसए के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यूएसए को हम ज्यादा सामान बेचते हैं उनसे खरीदने की तुलना में। इसी तरह से हम लोग चाइना से सामान ज्यादा खरीदते हैं बेचने की तुलना में। तो हमारा ट्रेड बैलेंस चाइना के साथ नेगेटिव और यूएसए के साथ पॉजिटिव हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं टूरिज्म। बहुत तरह के टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है और रिसेंट ईयर में अगर हम देखें तो टूरिज्म के इंडस्ट्री में लगभग जो है 15 मिलियन पीपल इंगेज्ड हैं। कई तरह के यूं कहें कि डिफरेंट टाइप के जो है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है और लगभग जो है 15 मिलियन लोग जो है टूरिज्म ऑफ इंडिया या यूं कहें कि टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो दुकान से हैं, चीजों को खरीदने बेचने का काम है, बाहर से लोग आ रहे हैं तो चीजों को देख रहे हैं, बदले में खाना खा रहे हैं, होटल में रह रहे हैं, चीजों को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी कामों में लगभग 15 मिलियन लोग भारत में लगे हुए हैं। चीजें क्या है, हम इन चीजों से टूरिज्म के इंडस्ट्री से हम प्रमोट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की। जब हम कहीं और देखने के लिए जाते हैं, चाहे वो हमें साउथ में चले जाएं या नॉर्थ के लोग साउथ में या साउथ के लोग नॉर्थ में आ जाएं, रूप में उनके मन में केवल यही होता है कि काश हम अपने देश को ज्यादा से ज्यादा देख सकें, यह हमारा देश वास्तव में कैसा है, क्या खास बात है। तो इससे क्या होता है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, हमारा नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सेक्टर जो है बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद देखते हैं कि हेरिटेज टूरिज्म है। कई तरह के लोग हैं जो मोन्यूमेंट को देखने आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लोग हों, कई तरह के यूरोपियन कंट्रीज के लोग हों जो भारत में आते हैं, वो हेरिटेज टूरिज्म के रूप में। मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत में आते हैं, यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के पर्पज से और वो महीनों रहते हैं, दैट इज मेडिकल टूरिज्म। इसी तरह से कल्चरल टूरिज्म है और बिजनेस टूरिज्म है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चैप्टर आपको कैसा लगा निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों पर भी हम लोग जो है विचार करेंगे। तो आपको अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंचे और इसका बेनिफिट लोगों को मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।